अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम दिया है और मेरा जन्म एक बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। मेरे वालिद एक बड़े मशहूर बिजनेसमैन थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए मुझे इतना प्यार और मोहब्बत के साथ पाला गया था कि मेरी हर ख्वाहिश मेरे बोलते ही पूरी हो जाती थी। सच कहूँ तो खुदा ने मुझे सब कुछ दे रखा था और इसके साथ साथ खूबसूरती भी थी। मैं इतनी हसीन थी कि कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। लोग कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो लड़का बहुत खुश नसीब होगा, क्योंकि वो इतनी हसीन लड़की का शौहर होगा। अभी मैं पढ़ रही थी और मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम जुनैद था। वो भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मुझे उसके वालिद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जिस गाड़ी से वो आता था वो गाड़ी कम से कम 50 या 60 लाख की होगी, और उसे देखकर मुझे लगता था कि वो बहुत अमीर घर का लड़का है। वो हमेशा बस मुझे ही देखता रहता था। ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर उसको नज़रअंदाज करती थी। सच पूछूं तो मैं खुशफहमी में थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे प्यार में पागल है और आज नहीं तो कल वो अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा। और इस इंतज़ार में खुशफहमी में रही, लेकिन शायद उसे भी पता चल गया था कि मैं उसको पसंद करती हूँ। इसीलिए उसने ज़रा भी देर न करते हुए फ़ौरन आकर मुझे प्रपोज कर दिया और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने उससे कहा कि अरे, आज तो हम पहली बार बात कर रहे हैं और तुम पहले ही दिन शादी की बात कर रहे हो। कम से कम पहले 2-4 बार हम एक दूसरे से मिलजुल लें, एक दूसरे को जान लें, इसके बाद शादी का सोचेंगे। और वो भी जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक मेरे घर वाले मेरी शादी किसी से भी नहीं करेंगे। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होते जा रहे थे। मैं पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी और जुनैद ने भी अपने वालिद का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। इसीलिए उसने देर न करते हुए फ़ौरन अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया। जब उसने मेरे घर वालों के बारे में अपने वालिद साहब को बताया तो उनके वालिद ने कहा, अरे इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। अगर इनकी लड़की है तो मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं और मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं फ़ौरन ही इनसे तुम्हारी शादी और दिया की शादी की बात करूँगा। लेकिन वो दूसरे शहर में रहता था जहाँ उसकी कोई हवेली थी, इसीलिए मुझे शादी करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर कैसे रहूँगी। फिर एक दिन जुनीद के वालिद साहब हमारे घर आए और उन्होंने मेरे वालिद साहब से शादी के लिए रिश्ता मांगे। मेरे वालिद साहब ने हाँ भी कर दी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी थे और इससे अच्छी बात क्या होगी। वो दोनों शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। मेरे वालिद ने कहा कि हमारा तो सब कुछ दिया का ही है, इसीलिए हम आपको क्या दे सकते हैं। हमारे पास सब कुछ आपका ही है, इसीलिए जहेज की भी कोई मसला नहीं है। जुनैद के वालिद ने कहा कि यह भी मेरा इकलौता बेटा है और मेरा सब कुछ भी सिर्फ जुनैद का ही है और आपकी बेटी का ही है, इसीलिए ये बात आप कभी न कहना कि हम जहेज लेंगे, क्योंकि मुझे जहेज लेना और देना दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने सोचा मेरे ससुर जी तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। फिर मेरे वालिद साहब और जुनैद के वालिद ने मिलकर हमारी शादी तय कर दी और शादी के बाद मैं उनकी हवेली में जाने वाली थी। वैसे मैं शहर में रहती थी, शहर में तो जुनैद पढ़ाई के लिए आया था। वैसे वो एक गांव का रहने वाला था, इसीलिए शादी के बाद भी मुझे गांव जाना था। देखते ही देखते हमारी शादी का दिन करीब आ गया और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई थी। इतनी धूमधाम से कि आसपास के लोग देखते रह गए थे। दूर दूर तक लोग मेरी शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे। कितनी अच्छी शादी थी। जुनैद के वालिद इतने ज़्यादा अमीर थे कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे ससुराल वाले मेरे वालिद साहब से भी ज़्यादा अमीर होंगे। सच कहूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था कि देखो मैं कितने अमीर घर में पैदा हुई और इससे भी ज़्यादा अमीर घर की बहू बनने जा रही हूँ। एक दिन जुनैद के वालिद साहब हमारे घर पर आया और मेरे वालिद साहब से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो खामोश हो गए। पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, शायद कुछ कह रहे थे कि इतने मिल रहे हैं और इतने की डिमांड और है, अगर पूरी हो गई तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। मुझे देखते ही दोनों खामोश हो गए। मैंने सोचा शायद कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। देखते ही देखते बारात दरवाजे पर आ गई और मेरी शादी जुनैद से हो गई। अगले दिन मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मैंने देखा कि इतनी बड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली तो मैंने फिल्मों में ही देखी थी।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। ये तो मेरी सोच से बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरी वैसे ही नौकरों की लाइन मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। मैंने और जुनैद दोनों ने हवेली में कदम रखा तो नौकरानी देखती रह गई और कहने लगी, नई बहू तो बहुत खूबसूरत है। नई बहू रानी से क्या मतलब था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी कि नौकरानी ने ऐसा क्यों कहा कि नई बहू रानी बहुत खूबसूरत है। क्या कोई और भी बहू रानी इस घर में रहती थी? जिस नौकरानी ने मुझे नई बहू रानी कहकर पुकारा, तभी मेरे ससुर जी ने नौकरानी को जोर से डांटा और कहा, जाओ अपना काम करो। तुम लोगों को कोई काम वाम तो है नहीं, बस इधर उधर की बातें करती रहती हो। शायद वो मेरी परेशानी समझ गए थे कि मैं नई बहू रानी का नाम सुनकर कुछ सोच में पड़ गई थी। इसीलिए उन्होंने इस नौकरानी को डांट कर वहां से भगा दिया। कुछ दिन हो गए थे मुझे इस हवेली में रहते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे मेरे अलावा भी इस हवेली में कोई और भी है जो मुझे बुलाता है। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता था कोई न कोई है जो मुझे आवाज़ देता है और मुझे कहता है कि मेरी मदद करो। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली की पिछली तरफ जो एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में कोई है। मैंने जुनैद को बताया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर तवज्जो मत दो। कोई नौकरानी होगी जो पीछे के कमरे की सफाई कर रही होगी। तुम्हें लगा हो कि शायद कोई हो, इसीलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, बस तुम खुश रहा करो। जुनैद की बात सुनकर मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, जैसे हवेली के पीछे जो कमरा है उसमें कोई राज हो। मैंने कई बार सोचा कि मैं एक बार खुद जाकर हवेली के पीछे वाले कमरे में देख लूं कि कौन है जो इस कमरे में रहता है, लेकिन जब भी मैंने जाने की कोशिश की तो एक नौकरानी हर वक्त मुझ पर नजर रख रही होती थी। वो हर बार मुझे उस कमरे में जाने से रोक देती थी। मुझे पहले तो शक हुआ कि ऐसे कैसे पता चल जाता है कि मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में जाने वाली हूँ। और ये तब मुझे बुलाने आ जाती है और कहती है, मालकिन आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। आखिर ये मुझे क्यों नहीं जाने देती? एक दिन इस नौकरानी को बहुत तेज बुखार आ गया तो मैंने इसे बुखार की दवा के साथ नींद की दवा दे दी, जिसे खाकर वो बहुत गहरी नींद में सो गई और उसे पता ही नहीं चला कि मैं कब हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई। हवेली के पीछे वाले कमरे में जाकर जब मैंने जो देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे अपनी बात कहूँ। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो नौकरानी आखिर मुझे क्यों वहां जाने नहीं देती थी। मैंने पीछे वाले कमरे में देखा तो मुझे वहां कुछ लड़कियां नजर आई जिनको बांध कर रखा हुआ था। आखिर वो लड़कियां कौन थी? मैंने पहले सोचा कि मैं जुनैद से पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फिर मुझे चुप करवा देगा। इसीलिए मैंने अपने ससुर जी से कहा कि क्या पीछे वाले कमरे में कोई रहता है, क्योंकि मैंने कभी वहां किसी को नहीं देखा। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा पूछती तो मेरे ससुर जी कभी भी जवाब नहीं देते। लेकिन मैंने झूठ बोला और बात घुमा कर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, पीछे वाले कमरे में कोई नहीं रहता, वो कमरा खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए उस पर ताला लगा हुआ है, वहां मत जाया करो। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन सब में मेरे ससुर का हाथ है। आखिर कौन थी वो लड़कियां जिन्हें हवेली के पीछे के कमरे में बंद करके रखा गया था? उस दिन मैं सिर्फ खिड़की से झांक कर वापस आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं उन लड़कियों के पास जरूर जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे ताला तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन जब हकीकत मेरे सामने आई तो मुझे खुद से नफरत हो गई। अब एक दिन मैंने नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो गई। और जब वो सो गई तो मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई और मैंने ताला खोला। ताले की चाबी मैंने नौकरानी की जेब से निकाल ली थी। वो तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए उसे होश नहीं था। मैंने चाबी से ताला खोला और उन लड़कियों के पास जाकर मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बंद करके रखा है, तुम कौन हो? उन लड़कियों ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। क्या वाकई एक शौहर ऐसा भी हो सकता है, या कोई शौहर ऐसा भी अपनी बीवी के साथ कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन कैसे न करती, क्योंकि जैसे उनकी हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। इन लड़कियों ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन से कमरे को बंद करके वापस चली आई और चाबी नौकरानी के पास रख दी। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के साथ मैं रह रही हूँ वो इंसान इस हद तक घिरा हुआ है। एक दिन मैंने मौका पाकर फिर से नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि जुनैद और उसके वालिद बाहर गए हुए थे। उनके आने से पहले मुझे काम को अंजाम देना था। देर न करते फौरन मैंने चाबी उठाई और पीछे के कमरे में पहुंच गई। मैंने देखा कि पीछे कुछ 101 लड़कियां थी जिन्हें बंद करके रखा हुआ था। इनमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी थी। मुझे देखते ही वो सब कहने लगी, हमें बचा लो, ये लोग हमें बेच देंगे, हमें दूसरे ममालिक में बेच देते हैं, प्लीज़ हमें बचा लो, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। मैंने उनसे कहा, तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग खामोश हो जाओ और किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल फिर मिलने आऊँगी और इस बार जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी तो तुमको रिहा करवा दूँगी यहाँ से, लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। और मैं चुपचाप ताला लगाकर फिर से हवेली में आ गई और मैंने चाबी भी नौकरानी की जेब में रख दी। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, इसीलिए उसे पता ही नहीं लगा कि मैं पीछे के कमरे में गई थी और सारी सच्चाई जान गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं सारी बात जुनैद को भी बता दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात जुनैद को बताई और उसने अपने वालिद को बचाने के लिए ये सारी बात उन्हें बताई तो ये बहुत बुरा होगा। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि यह बात जुनैद और मेरे ससुर को मालूम हो, क्योंकि ये तो मैं जान गई थी कि इन लड़कियों ने मेरे शौहर और ससुर ने ही यहाँ रखा हुआ है। अगर इन्हें ये बात मालूम हो गई तो कहीं वो मुझे भी इस कमरे में कैद ना कर दें। यही सोचकर मैंने जुनैद को ये भी नहीं बताया, क्योंकि अभी मेरी पूरी तवज्जो इन लड़कियों को बचाने पर है। मैंने इन बेचारियों को कैद में सिसकते और मरते हुए देखा था। वो बेचारी लड़कियां इस हवेली में कब से कैद थी। इस हवेली की नौकरानियां तो मालिक की वजह से चुप थी, मगर मैं इस हवेली की नई मालकन थी और मैं किसी मामूली बाप की बेटी नहीं थी जो अपने शौहर और ससुर से डर जाते। मुझे इन लड़कियों को इस हवेली से निकालना था, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये बात तो मैं जान गई थी कि इस हवेली में कैद सभी लड़कियां बेकसूर थे। इसीलिए मैंने पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बताया और ये सब बताया कि ये लोग नहीं जानते। मैं अपने ससुर को शौहर से छुप कर आप लोगों को ये खबर दे रही हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह बेहिस और जालिम नहीं हूँ। मैंने पुलिस से कहा कि मैं ये सब अपनी आंखों से देखा है और ये सारी हकीकत में जानती हूँ, मगर मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता ना चले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भाग जाए। आप लोग पहले यहाँ खामोशी से आए, फिर तमाम लड़कियों को हवेली से तलाश करें। ये कहकर मैं बेफिक्र हो गई, मगर उसी वक्त जब जुनैद घर आया, मैंने उससे पूछा, जुनैद, ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है तो मुझे बता दो। वो चौंक गया, मगर कहने लगा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा, तुम मेरी बीवी हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मुझे सच बता जुनैद। उसने फिर इनकार कर दिया। मैंने कहा, जुनैद, मैंने आपकी हवेली के पीछे एक कमरे में 14 से 15 साल की लड़कियां और कुछ छोटी बच्चियों को देखा है जिन्हें शायद आप लोगों ने अगवा करके रखा हुआ है। ये सुनकर तो जुनैद का चेहरा बदल गया। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे मुझे मारने लगेगा और वो मुझसे कहने लगा, मैंने मना किया था ना, तुमने हवेली के पिछले कमरे में नहीं जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानते और मेरे मना करने के बावजूद उस कमरे में गई। मैं जुनैद का ऐसा सलूक देखकर हैरान रह गई। वो बहुत गुस्से में था और इस हालत में वो एक पागल साइको सा लग रहा था। जुनैद जब मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तभी मेरे ससुर वहां आ गए और जुनैद को ऐसा करने से रोकते और कहने लगे, मैंने इसे कई बार हवेली के पिछले कमरे की तरफ झांकते हुए देखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये पिछले कमरे में चली ही जाएगी। नौकरानी को भी इस पर नजर रखने को कहा था, लेकिन वो भी इस पर नजर नहीं रख सके। इसीलिए इसमें इतनी हिम्मत आई, अब हमें इसके साथ पुरानी बहू जैसा सलूक करना पड़ेगा ताकि किसी को कुछ पता न चले, वरना अगर किसी को ये पता चल गया तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमारी सारी जिंदगी की मेहनत खाक में मिल जाएगी। ये कहकर मेरे ससुर ने जुनैद से कहा, बेटा, ये तुम्हारी बीवी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे बहुत प्यार होगा, मगर मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि इसे मारकर पिछले कमरे में दफन कर दो। मैं ये सुनकर चौंक गई। मेरे ससुर ने क्या कहा? इसका मतलब है जुनैद की पहले भी शादी हुई थी और उसे सारी हकीकत मालूम हुई तो इन लोगों ने उसे मारकर पिछले कमरे में दफन कर दिया और अब ये लोग चाहते हैं कि मुझे भी मार दें। जुनैद का बाप पहले भी उसका साथ दे चुका था। इसी दौरान पुलिस आई और उन्होंने मुझे बचाया और कहा कि तुमने लड़कियों को अगवा किया और उन्हें मुल्क से बाहर ले जाकर बेच दिया। पुलिस को देखकर मेरे ससुर और शौहर ने भागना चाहा, मगर पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेरा हुआ था।
اسی لیے میرے سسر اور شوہر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ پولیس نے مجھے جنید اور اس کے والد سے چھڑایا اور کہا کہ آپ جیسی بیٹی کی وجہ سے بہت سی بیٹیوں کی جان بچ گئی۔ اس وقت مجھے اپنے والد کی تربیت پر بہت فخر ہوا، مگر جیل میں جا کر میرے سسر نے پولیس کو بیان دیا کہ میرے والد بھی اس کام میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ میرے سسر اور والد بزنس پارٹنر ہیں، مگر یہ سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ میرے والد بھی ایسے ہیں جو لڑکیوں کو بیچ کر ان کی کمائی کھاتے ہیں، اور میرے والد نے خود ہی ایسے پیسوں سے مجھے پالا ہے۔ مگر کچھ دن بعد پولیس نے میرے والد کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف سارے ثبوت میں مل گئے۔ وہ بھی میرے شوہر جنید اور سسر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب وہ تینوں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ حویلی سے نکلنے والی لڑکیوں نے دل کی گہرائیوں سے میرا شکریہ ادا کیا، اور اب میں آزاد ہوں، مگر میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہوں کہ اب کہاں جاؤں، کیونکہ نہ میرا مائکہ رہا اور نہ ہی سسرال۔ مگر میں نے جلدی یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے حرام سے کمائے ہوئے پیسوں کو خرچ نہیں کروں گی، بلکہ کہیں نوکری کر لوں گی۔ اسی لیے میں نے وہ دونوں گھر چھوڑ دیے اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی اور ایک کالج میں پڑھانے لگی، اور اب اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہوں۔